सोशल मीडिया पर इस पर काफ़ी बात हो रही है। कराची में नीपा चौरंगी में मेन होल में गिरने वाले बच्चे की लाश जो है वो तलाश कर ली गई है और इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या था जिसमें बच्चे की लाश 14 घंटे के बाद नाले से मिली है और जायवकुआ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर इसे नाले से तलाश किया गया। पहले तो 14 घंटे तक ये ऑपरेशन रहा और किसी को ये लाश मिल ही नहीं रही थी। रेस्क्यू हुक्काम ने बच्चे की लाश को निकालकर फौरी तौर पर सदखाने मुंतकिल कर दिया और कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि रेस्क्यू हुक्काम ने ये लाश को नहीं निकाला बल्कि एक कचरा चुनने वाला लड़का था, उसने इस लाश को रिकवर किया। बहुत ही बदकिस्मत सिचुएशन बनी, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन बनी, लेकिन उस बच्चे की जान चली गई और उसके पेरेंट्स, उसके घर वाले जो हैं उनकी हालत जो हमने देखी वो बयान करने के काबिल भी नहीं है। लेकिन खैर इसके मुहर्रकात के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं टाउन नाज़िम हैं डॉक्टर फवाद अहमद साहब, उनसे हम इस बारे में बात करेंगे और फिर फवाद अहमद साहब हमारे साथ एक एनालिस्ट भी मौजूद होंगे, उनसे भी जानेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं इसके ऊपर। पहले हम डॉक्टर की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे ये चाहूँगी कि ये इल्ज़ाम जो लगाया जा रहा है उस बच्चे के पेरेंट्स की तरफ से कि हैवी मशीनरी जो वक्त पर पहुँच जाती तो उस बच्चे को बचाया जा सकता था, हैवी मशीनरी पहुँची नहीं। सिंध हुकूमत के तर्जुमान से जब हमने बात की तो उनका ये कहना था कि क्योंकि वाटर बोर्ड को बताया नहीं गया बर वक्त, इस वजह से हैवी मशीनरी वहाँ पर नहीं पहुँची। नक्शे उनके पास मौजूद थे और लोग अपने तौर पर उनको बताते रहे। सबसे पहले तो बताइए हुआ क्या उस रात को? अच्छा, देखिए वहाँ पे पहले तो मैं आपको एक चीज़ ये थोड़ा सा इसकी वजाहत कर दूं कि बुनियादी तौर पे ये जो यूनिवर्सिटी रोड है इस पर इस वक्त बीआरटी का काम हो रहा है, रेड लाइन का। और रेड लाइन के काम की वजह से अमलन ये सड़क जो है वो जो रेड लाइन बनाने वाली कंपनी है उसके पास है। रात जिस वक्त ये हादसा हुआ है तकरीबन 10:30 के करीब हादसा हुआ होगा और मुझे इत्तला मिली थी तकरीबन कोई 11 बजे के करीब किसी ने मुझे कॉल करके बताई। तो पहला मेरा रिस्पांस तो ये था कि मैंने 1122 वालों को फौरी तौर पे कॉल की कि रेस्क्यू के लिए पहुंचे। अगर जो वाकया ठीक है, जो मुझे पता चला कि गटर में बच्चा गिर गया है, तो हमने कहा रेस्क्यू के लोग पहुंच जाए, डाइवर्स उनके पास हैं। और दूसरी चीज़ ये थी कि मैंने फौरी तौर पर मेयर साहब से रब्ता करने की कोशिश की और जब बात नहीं हो सकी तो उनको मैसेज छोड़ा था। और उसकी वजह ये थी कि ये जो जगह है ये बुनियादी तौर पे केएमसी की रोड है, इसके साथ जो सीवरेज सिस्टम है ये भी केएमसी को पर्टेन करता है या वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन को पर्टेन करता है। और इसकी सारी जो आपने बात की, असल में मैं वहाँ रात को खासा देर गए तक मौजूद था और हमारी कोशिश थी कि केएमसी वहाँ पर आ जाए और या ये कि बीआरटी जो उसकी ओनर है, इसलिए कि ये जो अगर आप देखें तो टेक्निकली और वहाँ पे जो उसकी ओनरशिप का मसला है, तो जब तक वो ओनर एजेंसी वहाँ पे मौजूद ना हो कोई भी काम नहीं हो सकता। और इसलिए मेरी पूरी कोशिश ये रही कि इन दोनों एजेंसी से किसी तरह से भी राब्ता हो, अगर बच्चा जिंदा बच जाए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन वरना कम से कम लाश निकालने के इंतजाम के अंदर हम हेल्प आउट कर सकें। कौन से इदारे की जिम्मेदारी थी? थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए मैं पूछ रही हूँ अपने आप के लिए, क्योंकि मुझे पता नहीं है। केएमसी की जिम्मेदारी थी, वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी थी, किसकी जिम्मेदारी थी? जरा इस बारे में बताइएगा डॉक्टर। असल में देखिए, अब ये तो इस वक्त जैसे मैंने आपको बताया ना कि सड़क केएमसी की है, सीवरेज सिस्टम वहाँ जो चल रहा था, अगर बरसाती नाला था तो बरसाती नाला केएमसी के पास है वो, और सीवरेज कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन है जो कि सिंध हुकूमत के मातहत है, मेयर साहब उसके चेयरमैन है। लेकिन यहाँ एक अहम पहलू जिस पर लोग बात नहीं कर रहे और आपके प्रोग्राम में भी शायद इस पर बात नहीं, असल मसला ये है कि जिस वक्त वहाँ पे कोई काम चल रहा होता है तो जो काम करने वाली एजेंसी है वो उस जगह की ओनरशिप ले लेती है। तो अमलन इस एजेंसी इस वक्त काम कर रही हैं, एक बीआरटी और दूसरा के फॉर ऑगमेंटेशन के लिए कराची वाटर एंड सीवरेज इंप्रूवमेंट प्लान के नाम से KWSSIP, ये दो कंपनीज हैं। और असल में क्योंकि सिर्फ मसला वहाँ पे डिगिंग करना नहीं है, डिगिंग के साथ क्योंकि वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के केबल्स जा रहे होते हैं, बहुत से हसास नौयत की चीजें हैं, तो जिनके पास ड्राइंग्स हैं, जो वहाँ के ओनर हैं, उन्हीं का वहाँ पे होना बहुत जरूरी है और ऑन बोर्ड होना जरूरी है। और यही हमारी कोशिश थी कि किसी तरीके से इदारों की आपस में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन थी जिसकी वजह से 14 घंटे लग गए इस बच्चे को ढूंढने में या इसकी लाश को ढूंढने में। असल में देखें, ये भी एक अलमिया है और जिस तरह आपने बात की ना, एक बहुत अफसोसनाक बात ही होती है कि जब कोई हादसा होता है तो चीज हाइप होती है और वरना हम उस पर बात ही नहीं करते। मैं जाती तौर पे बारहा ये बात करता रहा हूँ कि से बड़े शहर को आप
जिस तरह से चला रहे हैं बिट एंड पीसेस में करके, ये कभी शहर नहीं चल सकता। डॉक्टर साहब, बात करना इज वन थिंग, लेकिन काम भी तो तभी किए जाते हैं ना। ये जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तरफ से काम करने की बात तब की जाती है जब कोई इस तरह का हादसा पेश आ जाता है, कोई बड़ा खुदा ना खासा हादसा हो, तो उसके बाद ट्रैफिक रेगुलेशंस के ऊपर बात की जाती है। कोई बच्चा इस तरह से गटर में गिर के उसकी जान चली जाए, उसके बाद बात की जाती है कि हाँ जी सब गटर के ऊपर ढक्कन होना जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बात करना इज वन थिंग, काम करना तो आपकी जिम्मेदारी है ना। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, बात यह है कि हम अमलन फायर फाइटिंग मूड में जा चुके हैं कि जब कोई हादसा होता है तो सब एक्टिव होते हैं और उसके बाद सब खामोश हो जाते हैं। ये बुनियादी तौर पे सिंध के अंदर तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है, अगर आप मेरी बात मुकम्मल हो जाए, कि यहाँ पर कराची को अगर आप वन अथॉरिटी के अंडर में नहीं चलाएंगे जो सबको कोऑर्डिनेट कर सके। अब अभी एक और चीज जो हाल है, बात इसकी बहुत जरूरी है, ये तो एक छोटा बच्चे का हादसा हुआ, बहुत ही अलमनाक हादसा है, लेकिन अमलन बीआरटी कराची के शहरियों के लिए एक डरावना ख्वाब बन चुकी है। ये एक मौत का कुआं बन चुकी है। यहाँ पे जो हादसात हुए उस पर कभी एक प्रोग्राम करें आप कि जिसके अंदर जो है वो तलबा और तालबात तक जख्मी हुए हैं। उर्दू यूनिवर्सिटी के कराची हमने किसके ऊपर प्रोग्राम करना है। डॉक्टर साहब देखिए, बात ये है यहाँ पर मामूल बन गए। और एक और चीज है कि बिल्कुल जहाँ ये वाकया हुआ है उसका जवाब तो फिर देना पड़ता है ना। जब आपके पास एक ओहदा मौजूद है, आप टाउन नाजिम है, तो जब आपसे सवाल किया जाए तो फिर दूसरे इदारों की बात की जाए। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उस बच्चे की जान चली गई, आप तो जितना मर्जी ब्लेम गेम होता रहे। खैर, आप साथ ही मौजूद रहेगा, आपका पॉइंट आ गया। फवाद अहमद साहब की तरफ हम चलते हैं और उनसे जरा उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं सारी सिचुएशन पर। फवाद, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आप डॉक्टर फवाद साहब की बात भी सुन रहे हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आपने सुन लिया और सारा मामला जो है ये भी आपके सामने है। क्या टेक है आपका इस पर? देखिए, इसके बहुत शुक्रिया आपका। इसके दो पहलू हैं इस पूरी गुफ्तगू के। एक पहलू तो ये कि एक हादसा हुआ, हादसे पहले भी हुए, 35 से ज्यादा जो है वो लोग डूब चुके हैं या डूबने के दौरान उनको बचा लिया गया है। गुज़िश्ता 2 सालों के अंदर 22 बच्चे जो हैं वो गटर की नजर हो चुके हैं। इससे पहले 13D के अंदर इसी जहाँ पे आज नीपा है, इससे थोड़ा सा आगे एक और मकाम है, वहां पर एक बच्चा डूब चुका है। तो ये तो कराची में मामूल की बात है कि जब कराची के मेयर और वहाँ पे सिटी काउंसिल के अंदर ये बयान दिया जाए कि हमने 80,000 गटर के ढकने जो है वो मुख्तलिफ चेयरमैन को दिए हैं। तो ये सारी बातें 80,000 ढक्कनों का जिक्र इसलिए हो रहा है कि ढक्कन यहाँ का मसला है। फिक्सिट की तहरीक आपको याद होगी, वो साहब भी यहीं से एमएनए मुंतखब हुए थे जिस इलाके के अंदर बच्चा जो है वो डूबा है। आलमगीर खान नाम था, उन्होंने फिक्सिट के नाम से एक पूरी तहरीक चलाई जिसमें गटर के ढक्के लगा रहे थे और वो हुनैर लखानी साहब मरहूम जो इकरा यूनिवर्सिटी वाले हैं वो उनके साथ थे। तो ये तमाम चीजें तो हमने देखी ना कि कराची के अंदर गटर के ढक्कन पे कोई इस निज़ाम की वजह से नहीं, इससे पहले भी इसी तरीके से सियासत होती है। और सियासत जब भी होती है कि जब कोई मसला मौजूद होता है तो गटर के ढक्कन जो है वो पहले तहरीक इंसाफ से वाबस्ता जो एमएनए थे वो देते रहे। फिर हमने देखा कि जमात इस्लामी ने कहा कि हमने कार्बन फाइबर के ढक्कन बना लिए हैं। यानी कि आप अंदाजा कीजिए कि एक इतना बड़ा मेट्रो सिटी है और वहां पर एक मामूली गटर के ढक्कन के ऊपर सियासत हो रही है। ये लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन के अंदर क्यों ये आवाजें नहीं आती हैं? रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक, बल्कि फवाद, हमने तो दुनिया में कभी इस तरह की, कम से कम मैंने तो कभी इस तरह की कोई खबर नहीं देखी कि किसी शहर में गटर के ढक्कन ही गायब हो जाते हैं और बार बार हो जाते हैं और उस पर सियासत हो रही है। आप तो पाकिस्तान की मिसाल दे रहे हैं, किसी भी और मुल्क में इस तरह से नहीं होता। ये अनोखा ही मामला है। इसको इनकॉम्पिटेंस कहा जाए, इसको क्या नाम दिया जाए, और कितनी जाने जाएंगी इस तरह के मसाइल और लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और इस तरह के मसाइल पर? आप देखिए ना कि कल कारकर्दगी जब वो बयान कर रहे थे, वो मसाइल का हल बता रहे थे, जो साहब सिटी काउंसिल में तकरीर करे थे, उन्होंने बताया कि हमने 80,000 ढक्कन दिए। यानी कि उन्होंने बड़ा एक कारनामा किया कि वो गए थे कि हमने ढक्कन देकर जो है वो बड़ा काम यहाँ पर किया है। तो बुनियादी तौर पर ना इस मामले को समझने के लिए 2-3 चीजें हैं। डॉक्टर फवाद ने भी उस तरफ इशारा किया। एक तो जिस तरीके से 70s और 80s में थानों की हदूद के ऊपर झगड़ा होता था कि लाश तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी है, ये हादसा तुम्हारी हदूद में हुआ है, हमारी हदूद में नहीं हुआ। अब जीपीएस के दौर में 2025 में भी हम इस बात पे तकरार कर रहे हैं कि ये नाला किसका था, ये सड़क किसकी थी। ये बुनियादी तौर पर किस जानिब इशारा करता है? मैं जरा सी अपनी बात का एक छोटा सा पहलू आपके सामने उजागर करके आगे की तरफ चलूंगा। देखिए, ये वाकया हुआ, सोचने की चीज ये भी है कि जो सामने इतनी बड़ी एक दुकान खड़ी हुई है जिसमें शीशे हैं, उससे 5 फीट के फासले पर जहां उसकी पार्किंग है मोटरसाइकिल की, वहां पर गटर का ढक्कन खुला हुआ है, उसको भी कोई ख्याल नहीं है। फिर जिस टाउन की बात हो रही है, चलें आप ख्याल कर लें, अगर किसी और की जिम्मेदारी थी वहां पर ढक्कन लगा दें, चलें इसको भी आप छोड़ें। फिर यह है कि सबसे बड़ा सवाल है कि हर बंदा ये कह रहा है कि वो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन था, यानी कि बारिश की पानी के निकासी का एक इंतजाम था।
कराची थोड़ा सा मुख्तलिफ इस तरीके से है कि यहाँ पे कोहे सुलेमान के जो पहाड़ी सिलसिले हैं, जो कीर्तर रेंज है, वहां से पानी आता है और वो कुदरती गुजरगांव से होता हुआ, जिसको मलीर नदी, लियारी नदी और इस तरह की छोटी छोटी बहुत सारी नदियां हैं, उससे होता हुआ समंदर में, और उसकी एक खास प्रेशर होता है, कुव्वत होती है, जो दीगर शहरों में शायद उस तरीके से ना हो, क्योंकि वहां सिर्फ बारिश का पानी निकालने का होता है। यहाँ पहाड़ी सिलसिले से आए हुए पानी को भी निकालने के लिए जो है वो कुदरती एक इंतजाम मौजूद था, जो अब कैसा है क्या है वो एक लंबी बहस है। सवाल यह है कि अगर ये स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन था तो इसमें इतनी तेजी से पानी कैसे चल रहा था। कराची में तो मानसून सीजन खत्म हुए हुए 2-3 महीने हो गए। सितंबर के शुरू में मेरा ख्याल है आखिरी दफा बारिश हुई है, उसके बाद ये नवंबर खत्म होने के बाद दिसंबर शुरू हो चुका है। तो पानी इतना तेज वहां पे क्यों आ रहा था, ये भी एक सवाल है कराची के निकासी के मामले के अंदर। फवाद, अभी ये जो भी हादसा है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, डेफिनेटली 3-4 दिन और इसके ऊपर बात होगी और कुछ अरसे बाद कुछ फॉलो अप हो जाएगा, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक एक्शन रीप्ले की तरह कुछ अरसे के बाद इस तरह के हादसा हमारे सामने आते हैं और इन हादसा के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की भरमार होती है जिसमें स्टेक होल्डर्स आकर एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी करते हैं, इल्ज़ाम तराशी करते हैं और उसके बाद मसाइल जूं के तूं रह जाते हैं। मसाइल को हल करने की तरफ आपको लगता है, और ये जो गटर के ढक्कन वाली आपने बात की, अगर लोग इस इशू को उठाकर MNAs बन जाते हैं तो इसका मतलब है कि कराची वाले जानते हैं कि ये कितना बड़ा मसला है उनके लिए, कि उनकी जानें चली जाती है। इसके ऊपर जरा बताइए। ये वाकया अभी मैं 22 की फिगर आपको दे रहा हूँ, ये 42 होगा, ये 72 होगा, खुदा ना खास्ता मेरा आपका किसी का बच्चा भी हो सकता है, हमारा रिश्तेदार भी हो सकता है। अल्लाह ताला जो है वो सबको महफूज रखे। उम्मीद है, दुआ है कि ये मामला यही समझे, लेकिन ये होते रहेंगे। ये क्यों होते रहेंगे? बुनियादी तौर पर उस निज़ाम के अंदर मसला है कि जो कराची के अंदर सिटी गवर्नमेंट के नाम पर या मेयर कराची के नाम पर इंतखाब की सूरत में आता है। वो मसला क्या है कि कराची के अंदर कोई 5-6 जो है वो कंटोनमेंट बोर्ड हैं। कराची के अंदर टाउन्स की एक बहार है। आप अगर शारा फैसल से कराची को शुरू करें तो मेट्रोपोल के ऊपर शुरू हो जाता है कंटोनमेंट बोर्ड कराची, उससे आप सीधे हाथ की तरफ चले जाएं पुल की तरफ तो आपको आ जाता है कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन। लेकिन अगर आप शारा फैसल पे सीधा चलें तो थोड़ी देर जो है वो आता है कारसास के पास DMC ईस्ट आती है और उसके फौरी बाद जो है दोबारा शुरू हो जाता है कंटोनमेंट बोर्ड फैसल। फिर आगे जाके कुरंगी जिला आ जाता है, कुलंगी जिला थोड़ा सा ही आगे बढ़ता है तो कंटोनमेंट बोर्ड मलीर आ जाता है। यानी कि आप दाएं जाएं बाएं जाएं, कहीं कंटोनमेंट शुरू हो जाएगा, कहीं टाउन शुरू हो जाएगा, कहीं कोई जिला शुरू हो जाएगा। आप अंदाजा कीजिए कि मलीर का एक इलाका जो है वो जिला कुरंगी का हिस्सा है। तो ये जिस तरीके से कराची को एक बल्दियाती निजाम दिया गया कि जो नामुकम्मल है, जो मरबूत नहीं है, जिसके आप जानबूझ के इस तरह से रखा गया है फवाद साहब कराची को, या नियत काम करने की आपको लग रहा है वहां पर? इंटरेस्टिंग मामला जो है ना वो ये है फवाद साहब के कराची वो सूबा है जहां पर हमें लोकल गवर्नमेंट फिर भी नजर आती है, डेवोल्यूशन ऑफ पावर नजर आता है, जो कि हर जगह पर बात की जा रही होती है। पंजाब के अंदर भी अभी इशू है, KP के अंदर भी उस तरह से हमें नजर नहीं आता, बलोचिस्तान में भी नजर आता। और सबसे ज्यादा मसले मसाइल हमें सिंध में और सिंध के शहर कराची के अंदर नजर आते हैं, जो कि पाकिस्तान का वाहिद मेट्रोपॉलिटन शहर है। आपको लगता है कि ये लोकल निजाम की खराबी है या फिर ये अगेन जो हमने बात की थी नीयतों का मसला है? देखिए, इसमें दोनों चीजें हैं। नीयतें ये हैं कि इस वक्त हमारी कौमी और सूबाई असम्बलीज जो हैं, मैं काफी इसके ऊपर तहकीक मुस्तकिल काफी अरसे से कर रहा हूँ कि आखिर ये मामला है क्या। बुनियादी तौर पे परवेज मुशर्रफ साहब एक निज़ाम लेकर आए थे जिसमें निमतुल्ला खान और फिर मुस्तफ़ा कमाल मुंतखब हुए। अगर आप मैं सिर्फ कराची की बात कर रहा हूँ, अगर आप उस निज़ाम को देखें, वो पूरे पाकिस्तान का निज़ाम था लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत, पूरे पाकिस्तान के अंदर उसके तहत जो है वो काम हुआ था। आप उस निज़ाम को देखें तो उसमें वाटर बोर्ड, उसके अंदर जो है वो KMC के तमाम अमला और बाकी तमाम चीज़ें जो है वो नाज़िम कराची के मातहत थी और उस निज़ाम ने डिलीवर भी किया। हालांकि उसमें भी जो है वो निज़ाम को शिकायत ये थी कि पुलिस उनके मातहत नहीं है, और पहले दौर के अंदर तो पुलिस अफसरान की ACR के अंदर जो है वो सिटी नाज़िम का कोई इख्तियार था, दूसरे दौर में वो भी नहीं था। बुनियादी तौर पर उस निज़ाम ने उस वक्त तक डिलीवर किया जब तक कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात नहीं हुए। जैसे इंतखाबात हुए तो हमारे यहाँ कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान ने जो है वो मेयर कराची या नाज़िम कराची जो भी थे उस वक्त, उनके मामलात के अंदर मदाखलत शुरू की, और यही मामला लाहौर में भी हुआ, यही मामला दीगर शहरों के अंदर भी हुआ, और फिर वो निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता सिमटता गया। उसके बाद हमने देखा कि एक और जो निज़ाम आया वो इतना मुअत्तल था कि जिसमें वसीम अख्तर साहब हुए, जिनको यही नहीं पता था कि उनके पास मशीनें कितनी है, उन्होंने कहाँ पे काम करना है, कहाँ पे काम नहीं करना। बुनियादी तौर पर आप ये देखें कि अगर KPK के अंदर या पंजाब के अंदर आप मिसाल देते हैं कि वहाँ निज़ाम मौजूद नहीं है या पंजाब के अंदर इंतखाबात नहीं हो रहे बल्दियाती, तो कराची में बल्दियाती इंतखाबात ने कौन सी तब्दीली जो है वो रुनुमा कर दी। यहाँ पर भी लोग उसी तरीके से रो रहे हैं। बुनियादी तौर पर हमारे जो सियासतदान हैं जो कौमी और सूबाई असम्बली तक पहुँचते हैं, वो अपना इख्तियार नीचे मुंतकिल नहीं करना चाहते, वो ऐसा निज़ाम नहीं देना चाहते। फवाद साहब, होता भी इस बात के ऊपर है कि यहाँ पर उस जमात की गवर्नमेंट है जो सबसे ज्यादा डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात करती है, जो कि 18वीं तरमीम को प्राइड समझती है कि हमने विफाक से ताकत लेकर सूबों को दे दिया। जी, जो NFC अवार्ड था
उसको उन्होंने पीएफसी अवार्ड के अंदर डिसॉल्व किया। मैंने खुद इंटरव्यू किया था मुर्तजा वहाब साहब का, अगर आप कहेंगी मैं आपको क्लिप भी भेज दूंगा। मैंने उनसे सवाल पूछा कि आप लोगों ने पीएफसी अवार्ड क्यों नहीं दिया, क्योंकि सूबे सिंध के अंदर जो लेजिस्लेशन जितनी भी होती है उसमें असिस्ट करते हैं मुर्तजा वहाब साहब सीएम साहब को, यानी कि मुराद अली शाह साहब असिस्टेंस लेते हैं मुर्तजा वहाब साहब से, और ये हकीकत है, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि आपने पीएफसी अवार्ड क्यों नहीं दिया, जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन था, यानी कि आपने इख्तियारात पैसे अपने पास सूबे ने ले लिए, लेकिन सूबों ने जिले गवर्नमेंट्स को वो इख्तियार क्यों नहीं दिया, वो पैसे क्यों नहीं दिए? तो उन्होंने कहा कि हाँ ये हमारी गलती है। मेरे पास ये आज भी मौजूद है, इसी तरीके से मौजूद है क्लिप। मेरा ख्याल है बस उनकी गलतियों का खुमियाजा जो है ना फवाद साहब, वो इस तरह के छोटे बच्चे जिनकी 22 तादाद आपने बताई है, ये वो हैं जो रिपोर्टेड हैं, जो रिपोर्ट नहीं हुए उनकी तादाद और भी ज्यादा हो सकती है। उनकी गलतियों का खुमियाजा जो है ना आवाम उतारती है अपनी जानों का नजराना पेश करके, जिसके लिए उन्होंने साइन अप भी नहीं किया। बहुत शुक्रिया आपका। फवाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना एनालिसिस इस सारे मामले के ऊपर पेश। बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है